Hi guys, welcome back to my channel. So today we'll be starting with the fifth chapter of the book Macroeconomics Banking. So I have already covered the money chapter in the last video and you can watch it right on my channel. So yeah, without wasting time, let's begin. So for all the finance related work, you must have heard the name bank. Now what does this mean and what the commercial bank means? So in this chapter, we'll be studying first of all the commercial bank and the central bank also and their functions. So talking firstly about the commercial bank. So commercial bank एक ऐसा institute होता है which performs the function of accepting deposits, granting loans and making investment with the aim of earning profit. So there are three important terms in the whole definition which are accepting deposit. Second term is ग्रांटिंग लोन एंड द थर्ड टर्म इज अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि एक्सेप्ट कर लेता है डिपॉजिट्स को. लाइक ऑल द सेवर्स आउट देयर हु आर सेविंग देयर मनी, सो दे कैन सेव देयर मनी आउट इन देयर बैंक अकाउंट. ठीक है, and they also bank also grants loan, which means that all the needful people who needs money can take the loan from the bank, है ना. And the third thing is both of these activity, accepting deposits and lending loan, is हेल्ड विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, स्पेशली जो कमर्शियल बैंक है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो कि ये दो काम तो करता ही है और उन दोनों काम करने का रीज़न क्या होता है? टू अर्न दी प्रॉफिट. ओके, ऑल्सो ये जो इसके दोनों काम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग लोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी बैंक का. एंड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड एज बैंक इफ दे आर परफॉर्मिंग दीज टू फंक्शंस. ओके, सो दीज टू आर नेसेसरी फंक्शन एंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि बैंक को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इकोनॉमी जो है वो बैंक पर डिपेंडेंट होती है. एंड इवन इन योर बोर्ड्स एग्जाम यू विल फाइंड आउट दी हॉट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि वाई द बैंक इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक लिंक होता है बिटवीन दी सेवर एंड दी इन्वेस्टर. ठीक है, अब यहाँ पर जो है सपोज आपके पापा हो गए या आपकी मम्मा हो गई, अगर वो अर्निंग है तो, एंड दे यूज टू सेव सम मनी, राइट, एंड put it into their bank account. So why does any saver would give their money into bank, है ना. किस सेफ्टी और किस कारण से वो अपना मनी जो है बैंक में देगा? क्योंकि बैंक जो है वो उन सेवर्स को कुछ रिवॉर्ड देता है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो सेवर्स जो होते हैं वो यूनिटरी सेवर्स अपना अपना मनी जो है थोड़ा बहुत जो भी वो सेव करते हैं वो बैंक में जाके रखते हैं. ठीक है, और जैसे हमें पता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके देयर इज सो मच ऑफ मनी being collected out by the bank. ठीक है, उसके बाद होते हैं कुछ इन्वेस्टर्स who needs money for their manufacturing activity or for maybe for any kind of expansion or anything. जब उनको इन्वेस्टमेंट के लिए मनी चाहिए होता है तो उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए नहीं होता है, उनको बल्क में अमाउंट चाहिए होता है, विच इज़ नॉट ईजी फॉर एनी इंडिविजुअल और एनी फर्म टू गेट. ठीक है, तो वो उनको कहीं से बोरो करना पड़ता है. सो दे गो टू बैंक फॉर द सेम. एंड जैसा कि मैंने बताया कि बैंक के पास सेवर्स का मनी होता है. सो दैट इज़ वाई इन एन इकोनॉमी बैंक जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले करता है, विच एक्चुअली allocates the fund to the right place. So yeah, this is the diagram. You can also make it in your examination copy. और इसीलिए ही बैंक को बैकबोन कहा जाता है इकोनॉमी का. सो आई होप यू हैव गॉट दैट पॉइंट. अब अपन आगे बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि जो कोई भी सेवर होगा वो क्यों अपना पैसा जाकर बैंक में जमा करेगा? क्योंकि वहाँ से उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है. एट द सेम टाइम हूएवर इज बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक हैज़ टू पे समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का इंटरेस्ट होता है. तो जो इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, मतलब जो बोरोअर है उससे जो पैसा एक्स्ट्रा लेती है बैंक, उसको उस रेट, जिस रेट पे पैसा लेंगे उस रेट को कहते हैं बोरोइंग रेट. एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक टू द वन हु हैव सेव्ड और इन्वेस्टेड मनी इनटू द बैंक, है ना, दैट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज लैंडिंग रेट. ओके, लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पर एक सेवर है, उसने अपने 50,000 रुपीज़ जो है बैंक में जाकर सेव करे और उसको बैंक दे रही है 10% का इंटरेस्ट. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन वट एवर इट इज़ उसको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो रेट है जिसपे बैंक ने सेवर को रिवॉर्ड दिया, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट दिया, उसको कहते हैं हम लैंडिंग रेट. ठीक है, अभी बैंक ने क्या करा, यही 50,000 जो उसको सेवर से मिले हैं उसने उसको इन्वेस्टर को दे दिया. ठीक है, और ये 50,000 पे बैंक ने बोला कि तुमको पैसे तो चाहिए, आई विल गिव यू बट आई विल टेक और आई विल चार्ज 15% ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट विल बी काउंटेड एज बोरोइंग रेट. ओके, तो यहाँ पर उसने 15% पे 50,000 रुपये दिए, दैट मीन्स 75,000 रुपीज़ द बैंक इज गोना गेट
एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर और द वन हु बोरोड द मनी। ठीक है, अभी बैंक को जो सेवर है उसको 5,000 रुपये देने हैं, बट बैंक को उसी पैसे से 7,500 रुपीज़ मिले, विच मीन्स 7,500 minus 5,000, that is 2,500 will be the profit amount of the bank. Okay, तो ये जो डिफरेंस आता है बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट का, उसको हम लोग कहते हैं स्प्रेड यानी कि प्रॉफिट। तो बैंक के प्रॉफिट को कहा जाता है स्प्रेड। ठीक है, तो विच कम्स आउट ऑफ बोरोइंग रेट माइनस lending rate. Hope you've got the point. Now let us talk about some of the very important and essential functions of the commercial bank. ठीक है, सो कमर्शियल बैंक मतलब ये हमारा SBI, PNB और HDFC। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके कमर्शियल बैंक हैं। तो इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं प्राइमरी नेचर के और कुछ होते हैं सेकेंडरी नेचर के। सेकेंडरी फंक्शंस आर सो मेनी, सो आई हैव कवर्ड इट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस। सो एज आई हैव टोल्ड कि कोई भी बैंक तब होगा जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और लोन दे रहा है। ठीक है, तो तभी वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक कहलाएगा। तो यही यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं कि बैंक के प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है, दूसरा होता है एडवांसिंग लोन, लैंडिंग लोन, ठीक है, या फिर ग्रांटिंग लोन। ये तीनों पॉइंट्स ही एक ही मीनिंग के हैं। ठीक है, अभी जब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स मतलब जब बैंक डिपॉजिट्स लेता है, सेवर्स से मनी लेता है, तो वो तीन वेज में मतलब कि तीन अलग अलग कैटेगरीज में ले सकता है। अब नाउ इट इज़ अपॉन द नीड्स एंड द डिमांड ऑफ द सेवर कि उसको किस अकाउंट में अपने पैसे सेव करने हैं। ठीक है, अभी पहला होता है डिमांड डिपॉजिट, तो इसी को करंट अकाउंट डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर आप आपका मनी तो सेव कर लेते हो, बट जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड होती है आप बैंक से उसको मांग सकते हो। सो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती है कि आप इतनी ही डिमांड कर सकते हो या इतने टाइम बाद ही मनी निकाल सकते हो। यहाँ पर आप मनी कभी भी निकाल सकते हो एज पर योर नीड, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, सो ये डिमांड डिपॉजिट जो होता है ये जनरली बिजनेसमैन के द्वारा खुलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको जो है हर रोज़ के 4, 5, 15, 20, 25 ट्रांजैक्शन करने होते हैं, है ना, और वो हर ट्रांजैक्शन बैंक की मदद से ही करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें डिमांड डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक बिजनेसमैन हो आप या फिर आपका एक बहुत ही बिजी फाइनेंशियल शेड्यूल है, तभी आप डिमांड डिपॉजिट खुलवा सकते हो। अब क्योंकि बैंक को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है कि इतना पैसा क्रेडिट हुआ, इतना पैसा डेबिट हुआ, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये सारे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बैंक चार्जेस समथिंग। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि डिपॉजिट जितनी भी होगी उस पर बैंक इंटरेस्ट देगा, लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसपे बैंक इंटरेस्ट मांगता है या फिर कुछ मेंटेनेंस फीस मांगता है कि भाई हम आपका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, सो प्लीज़ गिव अस सम फीस फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप कितनी बार भी चेक लगाओ बैंक में सब चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो सेकंड टाइप का अकाउंट है वो है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। सो ये अकाउंट जो है उन लोगों के लिए खुलवाया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर टाइम के लिए और फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जब हम पैसा रखते हैं बैंक में तो उसको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, इसको FD शॉर्ट फॉर्म इसका FD भी होता है, जहाँ पर क्या होता है आपका जो मनी है वो एक टाइम के लिए एक बार रख देते हो, सो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज बीइंग डिसाइडेड बाय यू एंड योर बैंक, यू कैन नॉट विदड्रॉ द सेम अमाउंट। ठीक है, एंड दैट अमाउंट कैन नॉट बी टेकन आउट बाय चेक और एनी अदर थिंग। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर टाइम तक उधर ही सेव रहती है, सिक्योर रहती है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम डिपॉजिट जो रहता है यहाँ पर चेक फैसिलिटी नहीं चलती है। द ओनली गुड फीचर अबाउट फिक्स डिपॉजिट इज जस्ट दैट कि इट अलाउज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू एनी अदर डिपॉजिट। ठीक है, इसीलिए लोग जो है इसमें मनी सेव करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट। तो इसमें फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जहाँ पर आप आपका मनी सेव कर सकते हो, विच इज़ नॉट बाउंडेड फॉर सम और द अदर टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पर आप आपका मनी रख सकते हो बैंक में और उसको जब चाहे 3-4 बार विड्रॉ कर सकते हो। सो देयर इज लिमिट फॉर विड्रॉइंग मनी इन एवरी बैंक। ठीक है, बट वो वेरी करती है बैंक टू बैंक पे, तो उस हिसाब से आप आपका मनी को विड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पर इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, बट लेसर देन द टाइम डिपॉजिट। और यूजुअली जनरली हम सेविंग डिपॉजिट ही खुलवाते हैं। नाउ द सेकेंड फीचर आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज एडवांसिंग लोन। ठीक है, तो जो लोन देता है बैंक वो भी 3 प्रकार का देता है।
पहला होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है, जब भी आप कोई लोन लेते हो तो एक प्रॉमिस के साथ आपको कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है। कोलैटरल का मतलब क्या होता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, जिससे बैंक को कॉन्फिडेंस रहे कि अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ से वो अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो कैश क्रेडिट है ये एक लोन रहता है जहाँ पर बोरोवर को कुछ अपने करंट असेट्स रखने पड़ते हैं। करंट असेट्स जैसे कि शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो ये सारे करंट असेट्स आपको रखने पड़ते हैं एंड देन ओनली यू गेट्स द मनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल असेट देने पड़ते हैं टू गेट द अमाउंट, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं डिमांड लोन। तो डिमांड लोन क्या होता है, एक ऐसा लोन रहता है जो कि बैंक कभी भी डिमांड कर सकता है कि हाँ अब हमको पैसों की ज़रूरत है, सो प्लीज़ बेटर यू गिव द मनी बैक, ठीक है। तो ये डिमांड लोन होता है। और एक होता है शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है, एक पर्सनल लोन रहता है जो कि आपको किसी कोलैटरल सिक्योरिटी रखने पर देंगे। तो यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एसेट या किसी चीज़ को मेंशन नहीं करा है, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो एक पर्टिकुलर कोलैटरल और फिर आपको उस पर उतना अमाउंट का लोन मिल जाता है। So yeah, that was all about the primary functions of the bank. Now let us go and learn some secondary functions. So as you can see, there are so many secondary functions. So yeah, let's begin. First है overdraft facility. तो overdraft facility क्या है, अगर कोई बैंक है और उसको अपने कस्टमर पे बहुत भरोसा है और वो उसका रेगुलर कस्टमर है, उसको क्रेडिबिलिटी मतलब कंज्यूमर की क्रेडिबिलिटी पर भी भरोसा है, so they can provide some overdraft facility wherein the amount you have in your existing account, that particular amount you will be able to withdraw at the same time if you want some more amount. Suppose आपके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये पड़े हैं और आपको कुछ 25,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या होगा कि बैंक वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको दे देगी, ठीक है। तो एक्सिस्टिंग अकाउंट के अलावा जब आपको एक्स्ट्रा मनी बैंक देती है एक कॉन्फिडेंस के साथ और आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करके, तो उसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड और कुछ अच्छे कस्टमर्स को ही दिया जाता है, ठीक है। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो 10,000 रुपये है, इस पर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है एंड यू हैव टू गेट दैट मनी बैक टू द बैंक, okay. Now the second function is discounting bill of exchange. So I just want to explain you with a scenario. Say for example, you have actually sold some goods in bulk. से फॉर एग्जाम्पल आपने 1,50,000 के गुड्स को बेचा, ठीक है। एंड फॉर दैट दे हैव वन हु परचेज्ड इट, है ना, दे हैव प्रॉमिस्ड यू टू गिव दिस मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जाम्पल 1 वीक, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो आपको 1 वीक के बाद मनी दे देंगे, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी यू नीड दैट मनी। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो टू द बैंक एंड यू कैन आस्क फॉर द मनी गिविंग देम दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा जिसमें प्रॉमिस है कि भाई मैं तुझे 1 हफ्ते बाद मनी दूंगा, वो आप जाकर बैंक में दे सकते हो एंड यू कैन गेट द money in returns of these bills of exchange. And when the purchaser or whosoever purchased the thing wants to give the money back, they'll directly give to the bank and not to you, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी कर देता है बैंक, बस वो थोड़ी सी फीस चार्ज कर देता है, तो शायद आपको 1,50,000 के 145 ही मिले, बट with respect to whatever urgency you have, you can get your money before the time. Now the third thing is agency function, ठीक है। तो कुछ जो जिसके लिए आपको सेपरेट एजेंसी रखनी पड़ती है, वो भी बहुत सारे फंक्शंस बैंक खुद कर देता है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ फंड। सो या यू कैन ट्रांसफर द फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, फ्रॉम वन बैंक branch to another and from one bank account to another. The second function is collection and the payment of various items. So yeah, bank can also collect some check and can also pay some of the periodical पेमेंट्स इफ़ यू नीड एंड इफ़ यू टेल द बैंक टू डू सो, ठीक है। आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका टैक्स हो गया, आपके कुछ बिल्स हो गए, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड सब्सक्रिप्शन, ये सब पे और कलेक्ट करता है बैंक, है ना, उसके मतलब कर सकता है इफ़ यू टेल देम, ठीक है। उसके बाद है परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल सच एक्टिविटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंट्रल बैंक, ठीक है, एंड कमर्शियल बैंक आर लिंक टू द सेंट्रल बैंक। सो फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यू कैन जस्ट गो टू योर कमर्शियल बैंक रेदर देन अपीलिंग टू द सेंट्रल बैंक एंड गेट द मनी लिटिल फास्टर. Okay, then the fourth point is purchase and sales of securities, which means all the stocks, shares and everything that is that held in the share market, you can purchase and sell with the help of some bank intermediaries without going to any other agency, ठीक है। उसके बाद income tax consultancy, like how you can save your tax amount or how and what amount of tax amount you need to give, and all such advices can also be given by the bank because they're like they are into the economy, है ना, and they run and they know everything. उसके बाद आता है trustees and executors. So what does this mean? Say for example you have some will, है ना, and you have not named it to your relative or friend or anybody, ठीक है, rather you have kept it into the bank. Okay, so once you die, you can just not you but the bank will have the right to own that particular
will, and they'll become the trustee and executor without any others permission required, है ना. Then the seventh point is letter of reference. What does this mean? Like in order to uh, just narrate your performance, your economical status and everything, bank does have all such financial information of yours, so they can provide some of the confidential statement in respect of yourself, which can help you to prove it to your other second party customers or anybody like that. Suppose मैं मतलब मेरी financial conditions अच्छी है और मैं बहुत ही अच्छी customer हूँ, so bank will just issue a letter of reference and I can show it to all my dealers and everybody, and I can just tell them that see my bank is also approving my status. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही important factor होता है जिससे कि आप trust gain कर सकते हो, है ना. अब आता है general utility function. So other than the agency function, it also provides some general utility function जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ देम इज लॉकर फैसिलिटी. सो या ऑल योर गोल्ड एंड एवरीथिंग यू कैन जस्ट सेव इट इनटू द बैंक थ्रू द लॉकर. दे हैव सम गुड and very secure protected lockers out there, so you can save your money, save your gold and all such valuables out there, है ना. उसके बाद आता है traveler's check. So when you are traveling you cannot carry lot of amount, rather you can carry one traveler's checks which can be issued by the bank and you can take it out with you while traveling and you can get money when as and when you need. उसके बाद आता है letter of credit. So similar to letter of reference, बच्चे जो है letter of reference और letter of credit में confuse जाते हैं, but it is not at all similar. Rather letter of credit जो होता है वो बैंक अपने कस्टमर की क्रेडिबिलिटी बताता है कि कितना जल्दी और कितने अच्छे मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी है, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो और ये जब भी कोई लोन वगैरह देते हैं तो टाइम पे जो है इसको फुलफिल कर देते हैं और इंटरेस्ट भी दे देते हैं. सो इट शोज द क्रेडिबिलिटी एंड दिस लेटर of reference shows your overall financial and economical condition. So there is a huge difference between them. Now the fourth point is underwriter security. ठीक है. So underwriter कौन होता है? One of the intermediate who is related to the stock market and everything. ठीक है. तो underwriter जो है वो भी आप आपके बैंक को बना सकते हो, where they'll be dealing and they'll be transacting with whatever shares you have. तो क्योंकि आपको बैंक की क्रेडिट वर्दीनेस और ट्रस्ट होता है उनके ऊपर, तो इसीलिए आप अंडरराइटिंग सिक्योरिटी का काम भी बैंक को सौंप सकते हो. उसके बाद फिफ्थ आता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक. ठीक है. तो क्योंकि वो इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, yes, so they are directly connected with all the citizens of the nation and the whole economy, businesses, everybody, so they know what and how the scenario is and how the financial and economical condition is going on, so they can rightly provide the statistic and some useful information which can be required by the nation for some development activities. So yeah, ये activity भी जो है बैंक करता है. So just you can imagine that what all functions can be done by a single bank account. So yeah, that was all about the commercial bank. In the next video, I'll be covering about the central bank and money creation वाला topic जो कि बहुत ज़्यादा important है. तो वो दोनों ही मैं अगले वाले वीडियो में कवर करूँगी. And I hope whatever I've explained you've got everything. And if yes, do hit the like button and just subscribe to my channel. And if you've got any doubt, you can just put it on in the comment section. Thank you for